नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण दाब के नियम। इससे पहले हमने परासरण और परासरण दाब क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा और परासरण की तुलना मिश्रण के साथ भी हमने की। इसी क्रम में अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परासरण दाब के नियम, यानी परासरण दाब को कौन कौन से नियमों की सहायता से हम समझा सकते हैं। जिसमें पहला जो नियम है हमारा वो है वान ऑफ बॉयल का नियम। फर्स्ट नियम वान ऑफ बॉयल का वान ऑफ बॉयल का नियम। इस नियम को समझाने से पहले अपन यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि परासरण दाब होता क्या है। परासरण दाब होता क्या है तो देखो, इसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एबे नॉलेज। इस एबे नॉलेज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परासरण को ज्ञात किया। इसने एबे नॉलेज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परासरण को क्या किया, ज्ञात किया। तो इन्होंने परासरण को ज्ञात करने के लिए क्या किया, एक टिसेल कीप का उपयोग किया। और इस टिसेल कीप के इस सिरे पर उन्होंने एक झिल्ली लगाई। उस झिल्ली को सामान्यतः अपन एनिमल मेम्ब्रेन यानी जंतु झिल्ली के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर एनिमल मेम्ब्रेन। और फिर इस टिसेल कीप में उन्होंने क्या भर दिया, शक्कर का विलयन। इसमें उन्होंने शक्कर का क्या भर दिया, विलयन भर दिया, यानी शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इस शुगर सॉल्यूशन का ये फाइनल लेवल, ठीक है। और इसको अपन यहाँ पर हाइट में ले सकते हैं राइस लेवल एच के रूप में। और इस पात्र में अपन ने भर दिया जल। इस पात्र में अपन ने क्या भर दिया, जल। ठीक है, इस एबे नॉलेज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक टिसेल कीप ली और उस टिसेल कीप में इन्होंने सॉल्यूशन भरा किसका, शुगर का। और शुगर के विलयन को भरकर इन्होंने इस टिसेल कीप को उल्टा इस जल से भरे हुए पात्र में इसको उल्टा लटका दिया। उल्टा लटकाने के कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इस शुद्ध जल में से जो जल के अणु हैं इस अर्धपारगम झिल्ली में से होकर इस शुगर वाले सॉल्यूशन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इस शुगर वाले जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, इसका तल क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, यानी इसका तल बढ़ जाता है। इसका तल बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो शुगर का जो सॉल्यूशन है उसका जो तल है वो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद में स्थिर हो जाता है। तो स्थिर होने का जो कारण है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा दाब लग रहा है जो जल के और अधिक अणुओं के गमन को रोक देता है। यानी यहाँ पर कोई ऐसा दाब लग रहा है जो जल के और अधिक अणुओं के गमन को रोक देता है। तो उस दाब को उन्होंने नाम दे दिया परासरण दाब।
परासरण दाब या द्रव स्थितिक दाब। इन्होंने बताया कि इस झिल्ली पर या फिर यहाँ पर कोई ऐसा दाब लग रहा है जो जल के अणुओं के और अधिक गमन को रोक देता है, तो वो दाब कहलाता है सामान्यतः परासरण दाब या द्रव स्थितिक दाब। इस परासरण दाब को हम सामान्यतः डिफाइन करते हैं पाई से, और यहाँ पर पाई बराबर होता है HdG। H तो क्या हो जाएगा, नली में विलयन की अधिकतम ऊंचाई, डी हो जाएगा यहाँ पर विलयन का घनत्व, और जी है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं के और अधिक गमन को रोक देता है, उसे हम परासरण दाब या द्रव स्थितिक दाब कहते हैं। अब इस द्रव स्थितिक दाब से संबंधित कुछ नियम दिए गए, उन नियमों को हम सामान्यतः परासरण दाब के नियम कहते हैं। और परासरण दाब के नियमों में सबसे पहला जो नियम है वो नियम है वान टॉप बोयल का नियम। देखो वान टॉप ने बताया कि जिस प्रकार से गैस का जो दाब है वो गैस के अणुओं के द्वारा, गैस का जो दाब है वो गैस के अणुओं के द्वारा पात्र की दीवार पर टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसी प्रकार परासरण जो दाब है वो अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की टक्कर के दौरान उत्पन्न होता है। यह जो दाब है सामान्यतः विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यह दाब सामान्यतः विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सामान्यतः गैस का दाब गैस के अणुओं के द्वारा पात्र की दीवार पर टकराने से उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के कणों के अर्धपारगम्य झिल्ली से
उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन लिख सकते हैं यह उत्पन्न दाब परासरण दाब, यह उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है, यह उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है, जो कि विलयन की सांद्रता के समानुपाती, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, जो कि विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः अब यहाँ पर हम बॉयल के नियम को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, अतः स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या अर्थात विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः पाई समानुपाती सी या पाई अपॉन सी बराबर कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, या फिर C बराबर 1 अपॉन V होता है, एक मोल के लिए C बराबर 1 अपॉन V होता है, तो इसे अपन यहाँ पर लिख सकते हैं पाई समानुपाती 1 अपॉन V या पाई V बराबर कांस्टेंट, पाई V बराबर कांस्टेंट भी इसलिए हम लिख सकते हैं। तो ये है सामान्यतः हमारे पास वन टॉप बॉयल का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब तथा उसके आयतन का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे हम वन टॉप बॉयल का नियम कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास अगला नियम जो है वो है वन टॉप चार्ल्स का नियम।
चार्ल्स का नियम, वान डॉफ चार्ल्स का नियम। देखो वान डॉफ चार्ल्स के नियम के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि तनु विलयन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं। तनु विलयन के अणु किसकी भांति व्यवहार करते हैं? गैस की भांति व्यवहार करते हैं। अतः विलयन का जो परासरण जो दाब है वो उसी प्रकार प्रभावित होता है ताप के द्वारा, जिस प्रकार गैस का दाब ताप के द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अपन पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि तनु विलयन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं। सामान्यतः तनु विलयन के अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए विलयन के परासरण दाब पर ताप का प्रभाव गैस के दाब पर ताप के प्रभाव के समान होता है, समान होता है। नेक्स्ट इसमें अपन लिखेंगे यदि विलय अणुओं की संख्या को स्थिर रखकर ताप बढ़ाया जाता है तो विलयन में विलय अणुओं का वेग बढ़ जाता है। यदि विलयन में विलय अणुओं की संख्या को स्थिर रखकर, विलय अणुओं की संख्या को स्थिर रखकर ताप बढ़ाया जाता है तो विलय अणुओं का वेग बढ़ जाता है। अब देखो वेग बढ़ जाएगा तो टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेग बढ़ने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे दाब उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न दाब, यह उत्पन्न दाब ताप के समानुपाती होता है। यह उत्पन्न दाब ताप के समानुपाती होता है। अतः स्थिर सांद्रता पर, अतः स्थिर सांद्रता पर
परासरण दाब पाई विलयन के ताप के समानुपाती होता है। इसे वांट ऑफ चार्ल्स का नियम कहते हैं। इसे वांट ऑफ चार्ल्स का नियम कहते हैं। यानी पाई समानुपाती टी, या क्या लिख सकते हैं इसे हम, पाई समानुपाती टी हो जाएगा, या फिर इसे लिखेंगे हम पाई अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट। इस प्रकार से यह हमारा जो सेकंड नियम है वांट ऑफ चार्ल्स का नियम कंप्लीट होता है। इसी क्रम में हमारा जो अगला नियम है वो है विलयनों का सामान्य समीकरण या फिर अवोगाद्रो नियम। लेते हैं पहले हम तीसरा नियम है हमारा वांट ऑफ अवोगाद्रो नियम। वांट ऑफ अवोगाद्रो नियम थर्ड नियम है वांट ऑफ अवोगाद्रो नियम। वांट ऑफ अवोगाद्रो नियम, देखो इसको अपन समझ सकते हैं कि यह हमारे पास दो बीकर है, दो बीकर। इन दोनों बीकरों में अपन ने दो तनु लिए, इन दोनों में अपन ने दो तनु लिए भर दिए, यानी इसमें भी तनु विलयन है और यहाँ पर भी तनु विलयन। इस विलयन में विलय के मोलों की संख्या भी n1, इसका आयतन v1 और इसका ताप T1 केल्विन। ठीक है, इसी प्रकार इसमें विलय के मोलों की संख्या n2, इसका आयतन v2 और इसका ताप T2 केल्विन। इसका परासरण दाब पाई1 है और इसका परासरण दाब पाई2 होता है। अब देखो यहाँ पर अपन लेते हैं कि यदि दोनों विलयन, यदि दोनों विलयन कैसे हैं, समपरासरी, दोनों विलयन समपरासरी, यदि दोनों विलयन समपरासरी यानी आइसोटोनिक है, तो फिर उनके लिए अपन ये कह सकते हैं कि पाई1 बराबर पाई2 हो जाएगा, पाई1 बराबर पाई2 हो जाएगा। अब पाई1 बराबर पाई2 होता है तो फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि पाई1 बराबर पाई2 हो जाएगा। तो पाई1 का जो मान है यानी परासरण जो दाब है विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी परासरण जो दाब है एक अणुसंख्यिक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यिक गुणधर्म जब दोनों विलयनों का समान है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि दोनों विलयनों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या भी क्या रहेगी,
समान रहेगी। यानी इस स्थिति में जब पाई 1 बराबर पाई 2 है तो फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि n1 बराबर n2 होगा, या v1 बराबर v2 होगा, या p1 बराबर p2 होगा, क्योंकि समान ताप और समान दाब पर, समान ताप और समान दाब पर समान परासरण दाब वाले विलयनों में उनके विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या भी समान होती है। इसे हम अवोगाद्रो नियम कहते हैं। इस प्रकार से यह हमारा जो तीसरा नियम है बार्नटॉफ अवोगाद्रो नियम कंप्लीट होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर है विलयनों की सामान्य समीकरण, यानी 4th नंबर में हम लेते हैं विलयनों की सामान्य समीकरण। विलयनों की सामान्य समीकरण, विलयनों की जो सामान्य समीकरण है इसे अपन दो नियमों की सहायता से निकालते हैं। पहला जो है वो है हमारे पास बार्नटॉफ बॉयल का नियम। बार्नटॉफ बॉयल का नियम, बार्नटॉफ बॉयल का नियम क्या कहता है कि पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, समीकरण नंबर 1। दूसरा है हमारे पास बार्नटॉफ चार्ल्स का नियम। बार्नटॉफ चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर सांद्रता पर विलयन का जो परासरण जो दाब होता है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 बनती है। समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित रूप से समीकरण 1 व 2 को सम्मिलित रूप से लिखने पर, समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित रूप से लिखेंगे, अगर मिलाकर लिखते हैं तो लिख सकते हैं इसको पाई समानुपाती थ्री इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, या पाई बराबर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे एस टी अपॉन बी, या फिर पाई बी बराबर एस टी। एक मोल विलय के लिए, एक मोल विलय के लिए यहाँ पर जो S है ये सामान्य है विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक कहलाता है S, क्या कहलाता है विलयन स्थिरांक। यदि n मोल विलय के लिए लिखनी है तो इसे लिखेंगे हम पाई b बराबर n s t, n s t ये हो जाएगी n मोल विलय के लिए, n मोल विलय के लिए पाई b बराबर n s t। अब ये जो समीकरण है हमारे पास पाई b बराबर n s t, ये सामान्यतः गैस की जो सामान्य समीकरण होती है, गैसों के लिए जब सामान्य समीकरण लिखते हैं PV बराबर nRT के समरूप मानी जाती है। और यहाँ पर जो S है ये गैस कांस्टेंट R के समान माना जाता है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो गैस कांस्टेंट R के सिमिलर पाया जाता है। यानी पाई B बराबर NST, ये तो विलयन के लिए, और एक होती है हमारे पास गैस होती है पाई PV बराबर nRT, ये होती है गैस होती है, गैस होती है। तो यहाँ पर देखो जो S और जो R है, ये S तो है यहाँ पर विलयन कांस्टेंट, विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, और जो R होता है ये सामान्यतः होता है गैस स्थिरांक। तो
इन दोनों के जो मान है वो सामान्य सिंगलता दर्शाते हैं। जैसे r का जो मान रहता है हमारे पास रहता है 0.0821 किसका मान, r का मान। इसी तरीके से यहाँ पर जो s जो है उसका मान रहता है 0.0827 इस तरीके से इन मानों में, दोनों मानों में क्या रहती है, समानता रहती है। इसलिए s विलयन स्थिरांक है और r गैस स्थिरांक के, दोनों के मानों में समानता पाई जाती है। इसलिए हम कोई सा भी मान यहाँ पर रखकर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के लिए परासम दाब के जो नियम है, जिसमें अपन ने 4 नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा बार्नटॉफ बोयल का नियम, जो कि है पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा है बार्नटॉफ चार्ल्स का नियम, जो कि होता है पाई प्रोपोर्शनलिटी। तीसरा नियम पढ़ा था अपन ने अवोगाद्रो नियम, जो समपरासारी विलयनों के लिए है कि यदि समान ताप व समान दाब पर दो विलयनों की परासर दाब समान है तो उनमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, विलय के मोलों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तीसरा जो है हमारे पास है विलयनों के सामान्य समीकरण, जो हम इस रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।